हिमाचल प्रदेश भाजपा का एक बड़ा चेहरा महेश्वर सिंह 3 बार सांसद रहे, पार्टी प्रेसिडेंट भी रहे और हिमाचल प्रदेश भाजपा के उच्च पदों पर भी आसीन रहे। लेकिन सवाल है राजनीति में अनदेखी। जिस तरह महेश्वर सिंह पिछली बार भी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले थे, सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं भी इस विषय में हुई थी। सत्ता, सियासत और सियासी गलियारों की चर्चा में आज हमारे साथ पूर्व सांसद महेश्वर सिंह हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है संवाद भारत। आपसे पहला सवाल, 1989 में पहला चुनाव पंडित सुखराम के विरुद्ध आपने लड़ा था। उस समय का परिदृश्य कैसा था? उस समय का परिदृश्य ऐसा था कि लोगों को इस प्रकार से लगता था कि एक बड़ी तोप के आगे महेश्वर सिंह जी को फेंका गया है। मेरा भाग्य और लोगों का आशीर्वाद, मैं इतने बड़े चेहरे से चुनाव जीता और जीत का भी 49,000 के करीब अंतर रहा। और वो चुनाव एक ही बात कहता था मैं कि उस वक्त चीनी का भाव बढ़ गया था। सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट भी उनके पास था और बड़ा कॉमन हुआ और बड़ा पॉपुलर हुआ वो नारा सुखू बुआई, क्योंकि उनकी घरवाली मेरी धर्म की बुआ थी। और मेरा भाग्य ऐसा है कि रिश्तेदारी में ही चुनाव लड़े मैंने लोकसभा के। तो मैं कहता था, मैं सुखराम जी से एक ही प्रश्न आदर से पूछता हूँ, सुखू बुआई से मीठी खंड के थी पाई। और इस नारे ने मुझे चुनाव जिता दिया। हिमाचल प्रदेश में आपको भाजपा के एक अनुभवी नेता के तौर पर भी देखा जाता है। जब प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल प्रदेश भाजपा के प्रभारी थे, आप उस समय शायद सांसद भी थे, तो उस समय प्रधानमंत्री मोदी का दृष्टिकोण कैसा था? क्योंकि पिछली बार हमने देखा कि आपका टिकट कटा, जबकि नाम चर्चा में तो आपका ही नाम था। उनका दृष्टिकोण तो हमेशा ही मेरे ऊपर आशीर्वाद स्वरूप रहा है। जब वो हमारे प्रभारी थे, मेरे बड़े बेटे दानविंदर सिंह की शादी में हमारे आंगन में नाचे हैं। और उस वक्त नड्डा जी हमारे मुख्यमंत्री, धूमल जी मुख्यमंत्री थे, वो भी नाच रहे हैं। और ब्रागटा जी यहाँ से मंत्री थे, ये सब नाच रहे हैं। हमारा पारिवारिक संबंध था, वो हमारे प्रभारी थे और बिजली महादेव तक भी गए हैं। और मैं उनकी जो स्टोरी बन रही है मोदी जी की अब उस स्टोरी में भी मैंने उसमें अपनी बात का वर्णन किया है और फोटो भी भेज दी है। कोई याद हो आपको प्रधानमंत्री के साथ आपकी बातचीत हुई थी? किस तरह की बातचीत होती थी? क्योंकि उस समय तो परिदृश्य काफी चेंज था और आज बिल्कुल ही बदल गया है। मैं उनको इस दृष्टि से देखता हूँ कि काम लेने में संगठन में बहुत सख्त, लेकिन अंदर कार्यकर्ता के लिए अगाध प्रेम और श्रद्धा, ये था। इसलिए सुख दुख में घर में आना, सुबह से लेकर शाम तक शादी में बैठे रहे। और फिर न केवल इतना, वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने। एक बार परिवार के साथ में मिलने गया, वहाँ का मुख्यमंत्री हमारे को द्वार पर आकर पुष्प गुच्छ देता है। कहाँ मैं एक सांसद या एक विधायक कहिए और कहाँ वो मुख्यमंत्री, इतना आदर वो कार्यकर्ता का करते हैं। महेश्वर जी, पिछली बार आपने भी भाजपा को देखा कि भाजपा किस तरह परफॉर्म कर रही थी। आम चुनावों की मैं बात कर रही हूँ। 21 बागी खड़े हो गए। आपको अपने अनुभव से क्या लगा कि इसका कारण क्या था? क्या इसका कारण ये था कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री नहीं थे? किसी ने कहा कि उनका एक कैंप बन गया। और आपने क्या पाया कि क्यों ये बागी खड़े हुए और क्यों भाजपा इनको रोक नहीं पाई? आपसे कोई सुझाव लिया गया था इसमें? नहीं, देखिए, जब कोई पार्टी पॉपुलर हो जाती है तब भी कैंडिडेट बढ़ते हैं, या फिर ऐसा समय आ जाता है कि नेता से विरोध में तो भी ज़्यादा खड़े होते हैं लोग। तो मुझे लगता है कि जो पॉपुलरिटी थी भारत में केंद्रीय सरकार की,
उसको पॉपुलैरिटी को देखते ही इस प्रकार से कहा लगा लोगों को कि भाई हम compete करें। मेरे को तो ऐसा ही लगता है। आपसे कोई सुझाव लिया संगठन ने, क्योंकि आप पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, क्योंकि पिछली बार सवाल ये भी उठा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी हो रही है, जिसका एक उदाहरण सुरेश भारद्वाज का टिकट बदलना भी उस समय माना जा रहा था। आपको क्या लगा, आपने क्या सुझाव दिया अगर आपसे सुझाव मांगा गया था? मेरे को सुझाव देने का मौका ही नहीं मिला। मेरे को कहा गया महेश्वर सिंह जी तुम तैयारी करो। अब विधानसभा की बात कर रहे हैं ना, है कि आप तैयार रहो, आपका टिकट है। अब ये बार बार कहा, और मैं इस उम्र में डंडा टेकर जगह जगह गांव में अपने चुनाव क्षेत्र में कोई कोना नहीं छोड़ा था कि जहां गया नहीं था। और संगठन के लोग एप्रिशिएट करते थे, लाइक करते थे। यहाँ तक के संगठन मंत्री जो हमारे पहले थे वो किसी को लाइक नहीं लिखते थे, मेरे को एप्रिशिएट किया है काम देखने के हुए, और मैंने जी जान से काम किया। जो भी फाइनेंस लगाना है, सीमित साधन अपने होते हुए भी जो पूर्व प्रत्याशी के नाते करना पड़ा वो भी किया। सब कुछ करने के बाद टिकट भी दिया, लेकिन मेरे थाली का जो निवाला है वो छुड़ाया गया। उसका मुझे बड़ा दुख है। आपने नामांकन भी भरा, आम चुनावों में हमने देखा, और आपको जेपी नड्डा ने यहाँ भी बुलाया कि अब आपका टिकट कट गया है। आपकी नाराजगी दूर करने के लिए आपने पीटर ऑफ में उनसे बैठक भी की। तो उस समय उस बैठक में बातचीत क्या हुई? नड्डा ने आपको कोई आश्वासन दिया या फिर किस तरह की बात उस समय हुई थी? वहाँ पर पूरी बात सौहार्दपूर्वक वातावरण में हुई। इसके सारे गवाह हमारे जो प्रभारी हैं बिहार से, मंगल पांडे जी थे। मंगल पांडे जी के ही कहने पर आया था। मंगल पांडे जी ने वो बैठक करवाई थी, और उनके सामने ही जो आश्वासन दिया उसको छोड़ दीजिए। जो पब्लिकली आश्वासन दिया है उसका भी वैल्यू है। उन्होंने कहा कि महेश्वर सिंह जी 3 दिन के बाद मैं कुल्लू आऊँगा और जनसभा आप करवाओ, और वहाँ फिर आपको मैं इसके लिए बड़ा पुरस्कार दूंगा। अब आपने नामांकन भरा, क्या इस नामांकन भरने से पहले भाजपा के लोगों से आपकी बातचीत हुई थी? क्योंकि पहले तो टिकट में आपका नाम क्लियर था कि महेश्वर सिंह को टिकट मिल रहा है, अचानक से नरोत्तम जी को ये टिकट मिला, तो ये कहानी क्या है? भाजपा हमेशा से कहती रहती है विभिन्न मंचों से कि हम रजवाड़ा शाही का विरोध करते, क्या कहीं ये तो इसका कारण नहीं है? रजवाड़ा शाही इसका कारण नहीं हो सकता। जब जब किसी भी दल को जरूरत होती है, चाहे राजा हो चाहे कोई रंग को, जिताऊ घोड़े के लिए ही खेलते आदमी। क्या भारतीय जनता पार्टी ने किसी रजवाड़े को टिकट नहीं दिया? क्या पार्टी में नहीं है? ग्वालियर के महाराज का सपुत्र बड़ा है कि महेश्वर सिंह एक मामूली जागीरदार का बेटा बड़ा है? रजवाड़ा शाही मुझ में है या उनमें? मैं तो उस परिवार से हूँ जिनका राजपाट बहुत वर्षों पहले छूट चुका है। हम तो रघुनाथ जी के छड़ी बरदार है। कुल्लू का राजा तो रघुनाथ है। महेश्वर जी, आपने, जब मैं आपसे बात करी थी, आपने एक जिक्र किया था कि प्रधानमंत्री भी उस समय प्रभारी हुआ करते थे, तो आपके साथ दशहरे में भी घूमे थे। उस समय की कुछ याद आपको है? बहुत याद है। कितने सरल स्वभाव के, बाहर से बड़े कट्टर, अंदर से बड़े नरम। अगर कोई काम नहीं करता था तो वो पद नहीं देखते थे, उसका झाड़ देते थे। एक नेता को तो ये कहा था कि तुम बेंच पर खड़े हो जाओ। अच्छा। इस प्रकार तक के, लेकिन बाद में इतना प्यार वो देते थे, समझाते थे कि हम उस चीज़ों को भूल जाते थे। सबके यहाँ रोटी खानी, गरीब के पास। युवराज को मिले एक दिन, तो जो युवराज है तो उनको फकीरू फकीरू बोलते थे। भाई युवराज, तुम फकीरू से युवराज कब हो गए? पुराना नाम। यहाँ आपके
ढाबा है दीपक, के दीपक ठीक है, दीपक भोजनालय। हाँ, दीपक भोजनालय का नाम याद रखा, यहाँ भी दीपक को ढूंढ रहे थे। मतलब छोटे से छोटे कार्यकर्ता को ढूंढना, ये उनकी खासियत है। बात अब राजनीति पे ही आती है, क्योंकि जिस दिन आपको पीटर ऑफ में बुलाया गया था, उस समय भी सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया था कि महेश्वर सिंह का टिकट क्यों कटा। महेश्वर सिंह के बेटे की वजह से हो सकता है, क्योंकि हितेश्वर तो बंजार से लड़ना चाहते थे, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लड़े थे। उस दिन आपकी नड्डा जी से क्या बातचीत हुई थी? उन्होंने कहा कि भाई आप इस अपने बेटे को नहीं बिठा सके, इसलिए भाई आप अब नाम विड्रॉ करो। तो ये बात आई, तो मैंने कहा मैं आपको पहले ही कह चुका था कि बेटे को मत कहना। बेटे को मैं 2 बार पार्टी में लाया, वो दोनों तरफ बाद पार्टी ने ठुकराया, बहू को भी ठुकराया। ये सब बातें हैं, ये संगठन के भी ध्यान में है। और आपके पीछे लगा रहा टिकट मांगने, तो आपने उसको ध्यान में नहीं लिया। तो आज तो वो मेरे तक बात तक करने को तैयार नहीं है, सुनने के तक तैयार नहीं है, तो मैं कैसे मनाऊं? पर दूसरी बात मैंने ये भी कही, क्या ये सारे देश में ही है ऐसा कि किसी का बेटा नहीं लड़ रहा है, या कहीं लड़ रहा है तो चुप हो गए? 2-3 जगहों पर बेटे लड़े हैं। क्या आपने ये भी कहा कि भाजपा अपने सिद्धांतों के साथ छेड़छाड़ कर रही है, जिस तरह आपने? इस प्रकार से तो नहीं बोला, मैंने कहा कुछ उदाहरण हैं और उनके माँ बाप बेटा में कोई डिफरेंसेस नहीं है। यहाँ डिफरेंसेस हैं कि वो मानने को तैयार नहीं है, लोग उसको छोड़ने को तैयार नहीं है, तो मैं क्या करूं? पिछली बार मंडी संसदीय क्षेत्र से चूंकि उपचुनाव हुए थे, प्रतिभा सिंह कांग्रेस से लड़ी थी और खुशहाल भाजपा से लड़े थे। कुछ लोगों ने ये भी कहा और सियासी गलियारों में भी ये चर्चा हुई कि महेश्वर सिंह ने उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि हॉली लॉज के साथ भी उनकी करीबियां हैं। अब मैं आपसे भी ये जानना चाहूंगी कि ये पूरी खिचड़ी क्या थी? ऐसा है, आई एम ए गॉड फियरिंग पर्सन, और मैं देवताओं का भी जो है उतना ही नौकर हूँ। रघुनाथ जी के प्रथम सेवक के नाते सब देवताओं के प्रति मेरा दायित्व है। देवता की बात मैं कभी टालता नहीं। देवता मुझे जो कहे, चाहे परिवार बोले, चाहे संगठन बोले, चाहे पार्टी बोले, मैं देवता का ही आदेश मानता हूँ। उन्हीं देवताओं की वास्ता देकर कहता हूँ कि मैंने ईमानदारी से काम किया। उसके गवाह ब्रिगेडियर साहब भी हैं। घर घर गया वोट मांगे, और ये नरोत्तम जो कैंडिडेट स्वयं अपने मुख से कहा है कि मैं 4000 वोट तक का ये था, आपने अपने नाम से वोट मांगा, तो आज मैं 26,000 वोट लेकर जीता, मैं हारा हूँ। तो फिर और क्या, मैं हनुमान तो नहीं हूँ, नहीं तो छाती चीर के दिखा देता हूँ। या तो फिर एक ऐसा पॉइंट लाइए कि क्यों तुमने अमुक समय में ऐसा नहीं किया। अब कईयों को तो वायरल होती हैं बातें जो वितर्गात करते हैं। एक बात ला दीजिए। एक मंच की बात भी वायरल हुई थी जिसमें रजवाड़ों के विषय में आपके ही पार्टी के नेता ने शायद सवाल उठाए थे, वो क्या था, जरा आप बताइए पूरा किस्सा। नहीं, वो पता नहीं, मेरे लिए तो नहीं बोला था, लेकिन वो शब्द हुआ है, किसी के मुंह से निकला कि अब तो राजे रजवाड़ों को पत्थर से लोग मारेंगे, जूतों से मारेंगे, डंडे से मारेंगे। उस बात को लोगों ने अप्रिशिएट नहीं किया था। देखिए, रिश्तेदारी मेरी वीरभद्र जी के साथ है जी। उसको नकारता नहीं है। एक बहुलाई बड़ी उस हाँ, जब विवाह जी को, विवाह नहीं, अपनी बड़ी बहू का नाम है मेरे रविजा बहू आई घर में, तो उस वक्त चुनाव लड़ा मैं उसके बाद प्रतिभा जी के साथ, और फिर दूसरी भी लाई रविजा, छोटे बेटे की विवाह, दूसरी शादी की तो भी वहीं से बहू लाई,
उसके बाद वीरभद्र जी के साथ चुनाव लड़ा। इससे ज़्यादा वफादारी मैं क्या दिखाऊं? मैं हनुमान नहीं हूँ कि छाती चीर कर पार्टी को दिखाऊं। जब मैं रिश्तेदारी में चुनाव लड़ सकता था। और अब भी जो आपका एक और प्रश्न है जुड़ा हुआ कि शायद आपने कहीं प्रतिभा को जीत की तरफ तो नहीं काम किया। प्रतिभा जी की बात लेकर एक हमारे कॉमन रिश्ते में आए थे लोग कि महेश्वर सिंह जी आप तो नहीं लड़ रहे हैं, साथ दीजिए। तो मैंने कहा नहीं लड़ रहा। बोला फिर साथ देंगे? मैं कहा नो, मैं दगा नहीं करता। जिस थाली में खाता हूँ उसमें छेद नहीं डालता। अगर थाली फूट जाएगा तो फेंक दूंगा, छेद नहीं डालूंगा। चलिए, और आपने कहा कि प्रधानमंत्री के साथ भी करीबियां हैं। सुंदरनगर की एक रैली में प्रधानमंत्री आपसे खुद बात करके गए थे। तो महेश्वर सिंह को अब इन चीजों का इनाम अब फिर से कब मिलेगा? क्योंकि बार बार जब चुनाव आते हैं महेश्वर सिंह का नाम चलता है। इस बार भी चूंकि लोग कह रहे हैं कि महेश्वर सिंह को लड़वाना चाहिए भाजपा को, तो अगर इस बार आपको टिकट नहीं मिलता है तो प्लान बी भी आपने सोचा है कि पिछली बार की तरह मान जाएंगे? अब मानने की उम्र चले गई। इसके बाद कहाँ है? इसके बाद क्या है? ये अंतिम समय का काम है। अगर ये टिकट देते हैं तो भी ठीक, और नहीं देंगे तो किसी की वर्करी को नहीं जाना पड़ेगा। मैं थक गया हूँ बात कर करके, और ना लोग मेरा विश्वास करेंगे। लोगों का विश्वास भी उठ जाएगा। हाँ, क्योंकि लोग बेचारे मेरे पीछे चलते हैं, और फिर अंत समय में इस प्रकार से करना, ना तो मुझे विश्वास है पार्टी करेगी और मुझे न्याय देगी। और सबसे बड़ा विश्वास मेरे को प्रधानमंत्री जी के ऊपर है। अगर उनके ध्यान में ये बात आती है, निश्चित रूप से वो न्याय देंगे मेरे को। एक आखिरी सवाल, अब डॉक्टर राजीव बिंदल को हिमाचल प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया है। भाजपा उससे पहले बार बार कहती रही कि कांगड़ा की अनदेखी हो रही है। आपने शायद कोर जो कमेटी के सदस्य थे उनमें भी पाया होगा कि कांगड़ा को स्थान भाजपा कब देगी, क्योंकि बार बार भाजपा ने कहा कि कांग्रेस ने कांगड़ा की अनदेखी की। अब आप पार्टी के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, आपको क्या लगता है बिंदल को भाजपा का अध्यक्ष बनाना ये पार्टी का सही फैसला था? नहीं, ये पार्टी का अधिकार है, और जो अधिकार पार्टी का होता है, पहले होता था पार्टी चुनाव में विश्वास करती थी। आर्स वॉज ए पार्टी के डेमोक्रेटिक सेटअप था उनका चुनाव। आपके कहने का अर्थ है कि पार्टी अध्यक्ष के लिए भी चुनाव होते थे। अब है हुए हैं, यहाँ पर हुए हैं। किशोरी लाल जी का और एक और कैंडिडेट थे, उनका मुकाबला हुआ है। यहाँ चुनाव होते थे, यहाँ नहीं, पर पार्टी में पद्धति थी। समहाउ पार्टी ने निर्णय लिया, जो हम उसको चुनौती नहीं दे रहे हैं, कि राय लेनी, मनोनयन कर देना। और जब मेरे लिए इस बार का टिकट की बात आई थी, इस बार नहीं, जब पिछली बार, तो हेलीकॉप्टर में बक्सा गया था, मत मांगा था। अब मत का परिणाम क्या था तो वो तो मेरे ध्यान में नहीं है, लेकिन हुआ ये था कि वो मत की यहाँ फिर गणना हुई थी, और फिर उसके बाद कुछ और ही हुआ था। तो इसलिए पार्टी का निर्णय बड़ा है, और जब पार्टी इसको अपना चुकी है तो उनका निर्णय फिर सर्वोपरि है। महेश्वर जी, कुल्लू में हमने भी देखा है, चूंकि हिमाचल भी देवभूमि है, कुल्लू में देवताओं का बड़ा रोल रहता है। आप रघुनाथ जी से भी जुड़े हैं, तो अब आपको क्या लगता है, जिस तरह आप देव समाज से भी जुड़े हैं, क्या चुनावों में भी ये देव समाज आपके लिए सहायक सिद्ध होगा? नहीं, जो देव समाज है वो इसलिए नहीं हमको वोट देता कि हम उनको प्रेशराइज करते हैं, वो इसलिए है कि हिमाचल प्रदेश में देव संस्कृति सर्वोपरि है, और कुल्लू को ही देवभूमि कहा जाता था। अब तो कांगड़ा भी देवभूमि हो गई, अब सिरमौर भी देवभूमि हुई, और देवी की भूमि कोई नहीं है, देवभूमि सारी है। तो ये अब सारी देवभूमि है। लेकिन एक बात है, कुल्लू का मेरे लिए इसलिए गर्व की बात है, बड़े बड़े राजघराने,
मंडी, रामपुर, सरमौर, जो उनके मेले थे देवताओं के प्रति, उनका खर्चा वहन करने से इनकार कर दी और सरकार ने टेक ओवर कर लिए और वहाँ की परंपराएं बिगाड़ दी। एकमात्र मेरा परिवार है जहाँ स्वर्गीय दादाजी को संकट आया था आर्थिक, उन्होंने फिर भी रघुनाथ जी का खर्चा वहन किया और उसका अनुसरण करते हुए आज मैं भी मामूली आदमी हूँ, लेकिन रघुनाथ जी के लिए हमारे प्राण हाजिर है। और एक बात और है, कभी भी परीक्षा का समय आ जाए, देव आज्ञा किसी चीज़ के लिए हो जाए तो मैं प्राणों की भी आहुति दे दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हिमाचल प्रदेश भाजपा के कद्दावर नेता महेश्वर सिंह थे। हमने आपको पहले ही बताया कि सत्ता और सियासत में जिस तरह की बातें हो रही थी और जिस तरह की चर्चाएं भी हो रही थी जब महेश्वर सिंह का टिकट कटा था, हमने इन सभी मुद्दों पर महेश्वर सिंह से भी जानने की कोशिश की कि आखिर वो अपने अनुभव से इसकी क्या वजह मानते हैं। तो फिलहाल संवाद भारत के सत्ता, सियासत और सियासी गलियारों की चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।